बच्चों, ये रीतिकालीन कवि देव जी हैं। बच्चों, आज हम रीतिकालीन प्रमुख कवि देव जी द्वारा रचित दूसरे कवित्त का अध्ययन करेंगे। दूसरे कवित्त में कवि देव जी ने बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध बनाया है। डार दुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुम्र झिंगुला सोहे तन छवि भारी द्वे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित प्राग सो उतारो कर राई नोन, कंज करी नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महिप जू बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कठिन शब्दों के अर्थ: द्रुम पेड़, सुमन झिंगुला फूलों का झबला या ढीला ढाला वस्त्र, कोकी मोर, कीर तोता, हलावे झुलसावे हलावत बातों की मिठास उलसित करना, उतारो करे राई नोन जिस बच्चे को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने का एक टोटका, कंजकली कमल की कली, चटकारी चुटकी। तो आओ बच्चों, अब इस कवित्त की व्याख्या कर लेते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी द्वे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। तो ऋतुराज बसंत की कल्पना एक बालक के रूप में करते हुए कवि देव जी उसकी छटा का वर्णन करते हैं कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं, मानो वृक्ष की डाल बालक बसंत का पालना है और नए पत्तों का बिछौना बिछा है। बालक बसंत ने फूलों का झिंगुला पहना है और वह बहुत सुंदर लग रहा है। कोयल मीठी मीठी बातें करके ताली बजाकर उसे प्रसन्न कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी द्वे, मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। फूलों का पराग चारों तरफ मानो उसकी नजर उतार रहा है। कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लताओं की साड़ी पहने हैं और सब बसंत रूपी बालक को देख रेख कर रहे हैं। ऋतुराज बसंत मानो कामदेव का बालक है तथा हर प्रातः गुलाब चटकाकर उसे उठाते हैं, जैसे सुबह माँ बच्चे को चुटकियां मार कर उठाती हैं। कविता की भाषा ब्रजभाषा है। समस्त पद में रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। प्रकृति का मानवीकरण बसंत के बालक के रूप में किया गया है। केकी कीर पूरित प्रात मदन महिप में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा कवित्त में कवि देव जी पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन करते हैं। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव जी दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमती होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। कठिन शब्दों के अर्थ: फटिक स्फटिक, सिलानी शिला पर, उदधि समुद्र, उमगे उमड़ना, भीति दीवार, मलिका बेले जाति का एक सफेद फूल, मकरंद फूलों का रस, आरसी आईना। तो बच्चों, इसका अब व्याख्या कर लेते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे उमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव,
दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसबंद। पूर्णिमा की चांदनी चारों ओर स्फटिक शिला के समान सुंदरता फैला रही है, मानो चांदनी की आभा का समुद्र सब तरफ उमड़ आया है। बाहर की चांदनी की चमक के कारण दीवार तक दिखाई नहीं देती, सब कुछ उजली चांदनी की छटा में डूब गया है। चांदनी दूध के झाग सी उज्जवल और पारदर्शी है। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। चंद्रमा की चमकीली चांदनी में तारों की पंक्तियां तरुणी सी खड़ी चमचमा रही हैं। उनका प्रकाश झिलमिला रहा है। लगता है कि इस उज्जवल आभा में मल्लिका के सफ़ेद फूलों का रस तथा मोतियों की आभा मिल गई है। आईने से पहले इस आकाश में चंद्रमा की आभा व्याप्त है। लगता है यह चंद्रमा नहीं, राधा के रूप ही आकाश रूपी आईने में प्रतिबिंब हो रहा है। कविता की भाषा ब्रजभाषा है। कविता में सुंदरता दर्शाने में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति का मानवीकरण किया है। फेन फैलियो मिलियो मकरंद में अनुप्रास अलंकार, तारासी तरुणी में उपमा अलंकार है।